Hi friends, welcome back to Ever Study classes. I hope you all are doing well. So guys, as you know, we are discussing UGC NET 2021 previous year questions with you. और सबसे अच्छी बात तो ये है कि we have segregate all the questions unit wise. Unit wise हमने सभी questions को आपके लिए compile कर दिया ताकि आपको किसी तरह की problem ना आए. और काफी units के questions तो आपके साथ cover भी कर चुके हैं. और आज जो unit हम cover up करने वाले हैं वो है business economics. Mix of the questions है, easy questions भी हैं, tricky भी हैं, but overall इजीली अटेम्प्ट हो जाने वाले क्वेश्चंस थे सारे. ठीक है, बाकी देखते हैं, डिस्कस करते हैं आपके साथ. आपको भी पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस यूजीसी नेट 2021 में आपसे पूछे गए हैं. चलिए गाइज, आगे बढ़ने से पहले एक बार फटाफट से आपको हमारे कोर्सेज के बारे में भी बता देते हैं. तो गाइज, अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत से कोर्सेज अवेलेबल हैं आपके लिए. यूनिट वाइज सॉल्व पीवाईक्यूज अवेलेबल है जिससे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं. इसके अलावा मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और फुल वीडियो कोर्स भी है हमारे पास जिससे आपकी एंड टू एंड प्रिपरेशन हो जाएगी. सो आप इन कोर्सेज को चेक कर सकते हैं हमारी साइट पे विजिट करके www.everstudy.co.in पर जाकर. और इवन आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे भी आपको सारे कोर्सेज की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का. आपसे पूछा गया है कॉम्प्लीमेंट्री कॉमोडिटीज, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होती है. ग्रेटर देन 1 होती है, नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है या फिर जीरो होती है. तो यहाँ पर बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है आपसे. अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करूं तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्हें एक साथ कंज्यूम किया जाता है, जैसे पेन एंड इंक, car and petrol. So these are the examples of complementary goods. So complementary goods are those goods which are used jointly or consumed together to satisfy a given want. और complementary goods में negative relationship होता है. अगर मैं बोलूं कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो उसका रिलेटेड गुड दैट इज कार, तो उसकी डिमांड कैसी होगी, उसकी डिमांड कम हो जाएगी. तो है ना यहाँ पर नेगेटिव रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप. तो इसीलिए क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की कैसी होगी, नेगेटिव होगी. सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव होती है. और जब एक गुड दूसरे गुड से रिलेटेड नहीं होता है, यानी कि एक गुड के प्राइस चेंज होने पे दूसरा गुड रिमेन्स अनइफेक्टेड, दूसरे गुड की डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो होती है. तो इस क्वेश्चन में आपसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछी गई है. तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की नेगेटिव होती है. तो आंसर हमारा यहाँ पर होगा नेगेटिव. और ये सभी पॉइंट्स हमने बहुत अच्छे से कोर्स में कवर किए हुए हैं. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की आप देख रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, सब्स्टिट्यूट गुड्स की पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, एंड व्हेन गुड्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर देन देयर इज अ जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. आगे बढ़ते हैं. तो सेम क्वेश्चन है दोबारा किसी और शिफ्ट में पूछा गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में. तो हमने देख लिया इसका करेक्ट आंसर ऑलरेडी कि नेगेटिव होती है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की. तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन सी. और कवरेज तो ऑलरेडी मैं बता ही चुकी हूँ आपको कि काफी डिटेल में एग्जांपल्स के साथ हमने कोर्स में किया हुआ है इसे. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है कॉस्ट एनालिसिस टॉपिक से रिलेटेड. और इस क्वेश्चन में आपसे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के बारे में पूछा गया है. आपसे पूछा गया है कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की जो यू शेप होती है इनमें से कौन सी assumptions पे बेस्ड है. आई होप ये तो आपको पता होगा कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप, राइट. सो वो जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की जो यू शेप ऑब्टेन होती है वो इनमें से कौन सी assumptions पे बेस्ड है. सो इस स्टेटमेंट में बोला गया इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्रिवेल्स एट स्मॉल लेवल्स ऑफ आउटपुट. बी स्टेटमेंट में बोला गया डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल प्रिवेल्स एट लार्जर लेवल्स ऑफ आउटपुट. सी स्टेटमेंट बोल रही है बेनिफिट्स ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन एक्रू more at the lower scale of production. And D statement says managerial inefficiencies are prone to higher scale of operations. So आपको correct assumptions बतानी है long run average cost curve के U shape होने की. गाइस, अगर आपको पता है ना कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की जो यू शेप ऑब्टेन होती है दैट इज ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, देन यू कैन इजीली अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है. इकोनॉमीज ऑफ स्केल यानी कि जब फर्म कॉस्ट एडवांटेज एक्सपीरियंस करती है अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करके, लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ाने से जब फर्म कॉस्ट एडवांटेज एक्सपीरियंस करती है, फर्म को कॉस्ट एडवांटेज मिलता है, दैट रेफर्स टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल. और ये एडवांटेज इसीलिए ही मिलता है क्योंकि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड. कैसे, देखिए, अगर मैं बोलूं कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 10,000 है, राइट.
तो जब आप 1 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी, 10,000 ही रहेगी, है ना। लेकिन जब आप 2 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, टू अपना लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ाएंगे, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 10,000 डिवाइडेड बाय 2 5,000 हो जाएगी। और ऐसे ही अगर आप अपना लेवल ऑफ आउटपुट और बढ़ाएंगे, आप 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, तो आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1000। 10,000 डिवाइडेड बाय 10 कितना हुआ, 1000, है ना। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आपकी कम हो रही है जब आप अपना लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ा रहे हैं। तो एट हायर फिक्स्ड कॉस्ट योर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीजेस। तो यही रीजन है कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट सबसे पहले हमारी डिक्रीज करती है एट स्मॉलर लेवल ऑफ आउटपुट, और इसका रीजन है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ना, ज्यादा लेवल बढ़ाने से, आउटपुट का ज्यादा लेवल बढ़ाने से एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो इंक्रीज करना शुरू कर देती है, and this causes diseconomies of scale. So diseconomies of scale occurs when the expansion of output comes with an increasing average fixed cost. मतलब आप अपना आउटपुट अगर बढ़ाते रहेंगे आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है आपकी इंक्रीज होती चली जाएगी, एंड दिस कॉजेज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है हमारी स्मॉलर लेवल ऑफ आउटपुट पे प्रिवेल करती है, जिसकी वजह से लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट हमारी डिक्रीज करती है। बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व हमारी इंक्रीज करना शुरू कर देती है, एंड दिस इज बिकॉज दिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी स्टेटमेंट तो हमारी बिल्कुल करेक्ट होती है। आई होप ये दोनों पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। जिनको नहीं पता था द एक्चुअल रीजन बिहाइंड द यू शेप ऑफ LRAC, वो यहाँ से अब आपको क्लियर हो गए। सो स्टेटमेंट ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। ठीक है, सी स्टेटमेंट की बात करें, बेनिफिट्स ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, तो ये जो हमारा फैक्टर है, दिस इज अ फैक्टर ऑफ कॉजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमारी स्मॉलर लेवल ऑफ आउटपुट पे आती है, तो यही बात की जा रही है स्टेटमेंट में। और नेक्स्ट है मैनेजरियल इनएफिशिएंसीज आर प्रोन टू हायर स्केल ऑफ ऑपरेशन, दिस इज अ फैक्टर कॉजिंग डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। मैंने बताया ना, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल हमारी इंक्रीजिंग हायर लेवल ऑफ ऑपरेशंस पे आती है, सो ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है ऑप्शन। सो अकॉर्डिंगली ऑल द assumptions given in this question are absolutely correct. So option 2 A B C D जो assumptions है वो आपकी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होती है। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बनता है ऑप्शन 2। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि कोर्स में आपको बहुत ही क्लियरली समझाया गया था डायग्राम के थ्रू, एग्जांपल्स के थ्रू, कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की जो यू शेप ऑब्टेन होती है उसका रीजन क्या है। तो एक एक पॉइंट लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का आपके साथ कवर अप किया गया था कोर्स में। तो अगर आपने अच्छे से कोर्स की कवरेज की हुई थी तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते थे। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर लाइंस पे वही सेम आपसे पूछा गया है कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की जो यू शेप होती है वो कौन सी असम्पशंस पे बेस्ड है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया ग्रेटर डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन एक्रू टू लार्जर फर्म्स, तो ये पॉइंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज अ फैक्टर ऑफ कॉजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट वेरियस लेवल्स ऑफ आउटपुट, तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर करेक्ट नहीं है, बिकॉज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो हमारी कम होती है एट स्मॉलर लेवल ऑफ आउटपुट, बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड जैसे जैसे हम अपना आउटपुट बढ़ाते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी इंक्रीज करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो एट वेरियस लेवल्स ऑफ आउटपुट यहाँ पे क्लेम किया गया कि मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। नेक्स्ट है इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्रिवेल एट स्मॉलर लेवल्स ऑफ आउटपुट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू मैनेज द फर्म इफेक्टिवली एज इट ग्रोज बिगर, बिल्कुल ठीक बोला, यहाँ पे मैनेजरियल इनएफिशिएंसीज अकर हो जाती हैं एट हायर स्केल ऑफ प्रोडक्शन, एंड दिस इज अ फैक्टर ऑफ कॉजिंग डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। और लास्ट है डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल प्रिवेल एट लार्जर लेवल ऑफ आउटपुट, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल हमारी यहाँ पर करेक्ट है। सो अकॉर्डिंगली जो हमारा ऑप्शन 4 है, ए सी डी ई स्टेटमेंट जहां पर बताई गई है वो बिल्कुल हमारी करेक्ट है, assumptions है यू शेप लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के यू शेप होने की। ठीक है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनता है। और कोर्स में भी आपको मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि हमने सब कुछ कवर किया हुआ है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल का एक एक पॉइंट हमने कवर किया हुआ है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में अगर आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल के कॉजेज फैक्टर्स अगर आपको पता थे तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो क्वेश्चन है विच मार्केट फॉर्म लीड्स टू more technological change and product improvements than alternative forms of market structure. Option first है monopolistic competition, second option is monopoly, third option is oligopoly and fourth option is perfect competition.
देखिए परफेक्ट कंपटीशन के केस में तो फर्म्स होमोजीनियस प्रोडक्ट्स के साथ डील करते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल चेंज और प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट जो है वो इंडस्ट्री डिसाइड करती है। तो जो इंडस्ट्री डिसाइड करती है वही फर्म्स फॉलो करते हैं, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने वाला ऐसा कोई मोटिव नहीं होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट स्ट्रक्चर में, बिकॉज होमोजीनियस प्रोडक्ट्स के साथ फर्म्स डील कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स के साथ फर्म्स डील कर रहे हैं जिनका कलर, साइज, अपीयरेंस, अटायर, क्वालिटी सब कुछ सेम होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मोनोपोली की बात करें तो मोनोपोली में एक ही सेलर होता है जो एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स, यूनिक प्रोडक्ट्स के साथ डील करता है, जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है मार्केट में, है ना। तो सिंगल फर्म के पास एक्सक्लूसिव पावर होती है फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो टेक्नोलॉजिकल चेंज या प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट का एज सच कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता है मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर में, बिकॉज ऑलरेडी प्रोडक्ट एक्सक्लूसिव होता है, यूनिक होता है और एक ही फर्म के पास अवेलेबल होता है। देन बात करें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, तो यहाँ पे जो फर्म्स होती हैं वो सिमिलर प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं। सिमिलर वर्ड यूज किया जाता है इस मार्केट के लिए बिकॉज प्रोडक्ट्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते, सिमिलर होते हैं। जैसे होटल्स की बात करें, रेस्टोरेंट्स की बात करें, ग्रोसरी प्रोडक्ट्स मेनली हमारे मोनोपोलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर में कवर अप होते हैं, ठीक है ना। और इनमें प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट तो जरूरी है ताकि प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट किया जा सके दूसरे फर्म के प्रोडक्ट से, तभी कस्टमर खरीदेंगे ना। जैसे एक फर्म का चॉकलेट का जो क्रीम वाला बिस्किट है वो दूसरे फर्म के बिस्किट से कितना अलग है, या शैम्पू की बात करें, ठीक है। तो इन सब में प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट तो चाहिए, ठीक है, तभी जो डिफरेंशिएशन वाली क्वालिटी है वो सबसे ज्यादा मैटर करती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। टेक्नोलॉजिकल चेंज इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट तो बहुत जरूरी है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। टेक्नोलॉजिकल चेंज की बात करें तो वो ऑलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर में बहुत जरूरी है। तो ऑलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर में प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल चेंज बहुत जरूरी है। इस मार्केट स्ट्रक्चर में मेनली हमारे पास ऑटोमोबाइल सेक्टर, मोबाइल फोन कंपनीज, ठीक है, लैपटॉप वाली कंपनीज, ये सब आती है। तो टेक्नोलॉजिकल अपडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऑलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर में। ओवर द नाइट टेक्नोलॉजी चेंज होती है और उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट भी चाहिए। तो इसीलिए ऑलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर लीड्स टू मोर टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट्स देन ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। देखिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा ऑलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर में मैटर करता है हमारा टेक्नोलॉजिकल चेंज और प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट। सो अकॉर्डिंगली हमारा ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है। और अगर कोर्स की मैं बात करूं तो कोर्स में हर एक मार्केट स्ट्रक्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स आपके साथ डिटेल में डिस्कस किए गए थे। इवन प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू भी हमने हर एक मार्केट स्ट्रक्चर को कवर अप किया हुआ है, तो जिससे आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। यहाँ पे आपसे पूछा गया ये जो एक्सप्रेशन है कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन का, अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है। अल्फा प्लस बीटा ये जो कंपोनेंट्स है कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन के, इनका अगर हम समेशन करते हैं और हमें 1 से ज्यादा मिलता है, देन इट कॉजेज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल या फिर वेरिएबल रिटर्न्स टू स्केल। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। अल्फा प्लस बीटा अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो वो हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है, ठीक है। और अगर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 है तो वो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होगा। अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1 है तो वो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होगा। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो है अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1। ये जो एक्सपोनेंट है कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन के, उनका समेशन अगर 1 से ज्यादा है देन इट कॉजेज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो अकॉर्डिंगली ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर। और इवन कोर्स की मैं अगर बात करूं तो कोर्स में भी कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन को आपके साथ डिटेल में कवर अप किया हुआ है। कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन का जो फॉर्मूला है, उसकी जो एक्सप्रेशन है, नोटेशन है, प्रॉपर्टीज, हर एक पॉइंट कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन का आपके साथ डिटेल में कवर अप किया गया था। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए तो आपको किसी भी तरह की आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगेन कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, किसी और शिफ्ट में पूछा गया था। सो यहाँ पे एक्सप्रेशन है Q इज इक्वल टू A K टू द पावर अल्फा एंड L टू द पावर बीटा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल अकर्स व्हेन। आपको बताना है कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कब अकर होता है एक फर्म को। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको इस एक्सप्रेशन के सभी नोटेशंस की क्लैरिटी होना जरूरी है। देखिए Q यहाँ पे डिनोट करता है क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, एक फर्म कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। A डिनोट करता है एफिशिएंसी पैरामीटर, के डिनोट्स कर रहे हैं यहाँ पे कि आप कितना क्वांटिटी कैपिटल का यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए,
और एल डिनोट कर रहा है कि लेबर की कितनी क्वांटिटी यूज की जा रही है प्रोडक्शन के लिए, और अल्फा और बीटा ये दो पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं, और इन्हीं की हेल्प से, इनके समेशन से आप पता लगाते हैं कि whether the firm is gaining increasing returns to scale, is getting decreasing returns to scale और constant returns to scale। तो यहाँ पे increasing returns to scale अभी हमने देखा कि कब अकर होता है, जब अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 होता है। तो अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बनेगा ऑप्शन 1। और कोर्स में तो आपको मैं ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ कि कॉफ डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन का हर एक पॉइंट हमने बहुत डिटेल में आपके साथ कवर अप किया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन इज द फैक्टर्स दैट रिड्यूस प्राइस सेंसिटिविटी आर। तो प्राइस सेंसिटिविटी का मीनिंग अगर आपको अच्छे से क्लियर है ना, तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। प्राइस सेंसिटिविटी क्या होता है? प्राइस सेंसिटिविटी यानी कि प्राइस के चेंज होने से, प्राइस के कम या ज्यादा होने से कस्टमर की परचेजिंग, कस्टमर की बाइंग बिहेवियर किस एक्सटेंट तक अफेक्ट होते हैं, दैट रेफर्स टू प्राइस सेंसिटिविटी। और ये जो प्राइस सेंसिटिविटी का कंसेप्ट है, ये प्राइस इलास्टिसिटी से हम समझते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी भी तो यही है ना, टू व्हाट एक्सटेंट और बाय हाउ मच द क्वांटिटी डिमांड फॉर अ गुड और सर्विस चेंज विद द चेंज इन प्राइस। ठीक है ना, तो प्राइस सेंसिटिविटी और प्राइस इलास्टिसिटी ये दोनों सेम ही है। और इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपको वो फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं दैट रिड्यूसेस प्राइस सेंसिटिविटी, यानी कि प्राइस के चेंज होने से कस्टमर की परचेजिंग पे ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है, वो फैक्टर्स आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करने हैं। सो फर्स्ट फैक्टर यहाँ पे दिया है, बायर्स कैन नॉट स्टोर द प्रोडक्ट। बायर्स मेनली पेरिशेबल प्रोडक्ट्स को स्टोर नहीं कर सकते हैं। पेरिशेबल प्रोडक्ट्स के प्राइसेस की बात करें तो वो भी मेनली चीपर ही होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे प्रोडक्ट्स के प्राइसेस अगर कम या ज्यादा होते हैं तो उनकी डिमांड पे ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। कस्टमर की जो डिमांड होती है, कस्टमर की जो परचेजिंग बिहेवियर होता है, उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है पेरिशेबल प्रोडक्ट्स के प्राइसेस चेंज होने से। सो ये वन ऑफ द फैक्टर है दैट रिड्यूसेस द प्राइस सेंसिटिविटी, ठीक है ना, क्योंकि डिमांड जो होती है पेरिशेबल प्रोडक्ट्स की वो इनइलास्टिक होती है। नेक्स्ट है, द एक्सपेंडिचर इज अ लार्जर पार्ट ऑफ द बायर्स टोटल इनकम। बायर का बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, बायर्स की टोटल इनकम का बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन जो है दैट गोज इनटू एक्सपेंडिचर। तो इस केस में जो डिमांड होती है वो इलास्टिक होती है, ठीक है ना। प्राइस के चेंज होने से किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे अगर ज्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है बायर का, ठीक है, तो वो सोच समझ के उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदेगा अगर उसके प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं। तो दिस इंक्रीजेस द प्राइस सेंसिटिविटी रादर देन रिड्यूसेस द प्राइस सेंसिटिविटी। सो दिस इज नॉट वन ऑफ द फैक्टर ऑफ रिड्यूसिंग द प्राइस सेंसिटिविटी। नेक्स्ट है, बायर आर अवेयर ऑफ सब्सटीट्यूट्स। बायर्स को पता है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है। सो अगर एक गुड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं और उसका सब्सटीट्यूट अवेलेबल है मार्केट में, देन ऑफ कोर्स द बायर विल मूव टू इट्स सब्सटीट्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे डिमांड कैसी होगी? इलास्टिक होगी। इलास्टिक यानी कि डिमांड पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, कस्टमर के जो परचेजिंग बिहेवियर है उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। सो दिस इज अगेन नॉट वन ऑफ द फैक्टर दैट रिड्यूसेस द प्राइस सेंसिटिविटी। नेक्स्ट है, द प्रोडक्ट इज यूज्ड इन कंजंक्शन विद एसेट्स प्रीवियसली बॉट। यानी कि टाइड डिमांड की बात की जा रही है, आप बोल सकते हैं डिपेंडेंट डिमांड की बात की जा रही है, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड की बात की जा रही है। सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें, टाइट डिमांड की बात करें, डिपेंडेंट डिमांड की बात करें, तो यहाँ पे जो डिमांड होती है वो इनइलास्टिक होती है, ठीक है। तो अगेन दिस रिड्यूसेस द प्राइस सेंसिटिविटी। और लास्ट है, पार्ट ऑफ द कॉस्ट इज बोर्न बाय अनदर पार्टी। सो यहाँ पे भी हमारी डिमांड जो है वो इनइलास्टिक होती है, अगेन दिस रिड्यूसेस द प्राइस सेंसिटिविटी। सो स्टेटमेंट ए जो फर्स्ट फैक्टर है हमारा, ठीक है, उसके बाद जो हमारा डी फैक्टर है और जो ई फैक्टर है, these factors reduces the price sensitivity. So accordingly correct answer यहाँ पे आपका बनेगा ऑप्शन 2। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपने प्राइस सेंसिटिविटी के कंसेप्ट को आपने सही डिकोड किया होगा ना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ, तो आप बहुत इजीली फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर सकते थे। और आप देखो इवन कोर्स में भी ऑलमोस्ट सभी पॉइंट, सभी फैक्टर्स कवर्ड हैं जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन प्राइस सेंसिटिविटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सी सर्विसेज में प्राइस सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज प्राइस सेंसिटिविटी इज हाई। तो प्राइस सेंसिटिविटी का कंसेप्ट अभी हमने समझा कि प्राइस के चेंज होने से कस्टमर अपनी परचेजिंग को किस एक्सटेंट तक चेंज करता है ना, टू व्हाट एक्सटेंट ही और शी गेट्स अफेक्टेड विद द चेंज इन प्राइस रेफर्स टू प्राइस सेंसिटिविटी। तो इन ऑप्शंस में से एयरलाइंस ऐसी सर्विसेज है जहां पे प्राइस सेंसिटिविटी हाई देखने को मिलती है, क्योंकि एयरलाइंस की टिकट ऑलरेडी नॉर्मली कॉस्टली होती है इन कंपैरिजन टू रेलवेज, रोडवेज, है ना। तो अगर एयरलाइंस और
एयरलाइंस की टिकट और महंगी हो जाती है तो ऑफ कोर्स या तो कस्टमर अपनी फ्लाइट पोस्टपोन कर देगा या फिर कोई और सब्सटीट्यूट देखेगा। तो डिमांड इस केस में हाईली इलास्टिक होती है और हाईली इलास्टिक मींस प्राइस सेंसिटिविटी इज हाई। कार रेंटल की बात करें, रिटेलिंग, सी ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इंडिविजुअली देखें तो ये अफेक्ट करते हैं कस्टमर के बाइंग बिहेवियर को, बट ऑप्शन में से आपको एक ही चूज करना था, तो इनमें से एयरलाइंस इज अमंग ऑल हैविंग हाई प्राइस सेंसिटिविटी। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपका आंसर बनेगा ऑप्शन 1। और जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि प्राइस सेंसिटिविटी इज कॉमनली मेजर्ड यूजिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इस पॉइंट को आपके साथ कोर्स में भी डिस्कस किया गया था। अगर ये याद था आपको तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर आइडेंटिफाई कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे मैच द फॉलोइंग का है। लिस्ट 1 में आपको नेचर ऑफ कमोडिटीज गिवन है और लिस्ट 2 में आपको इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कोफिशिएंट्स की डिग्रीज गिवन है। सो अकॉर्डिंगली आपको करेक्ट कोफिशिएंट, करेक्ट डिग्री बतानी है फॉर द पर्टिकुलर कमोडिटी। सो सबसे पहले हमारे पास है नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स की जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो पॉजिटिव होती है, क्योंकि इनकम अगर बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ती है। ठीक है, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है नॉर्मल गुड्स का और इनकम का। ठीक है, सो ए इज गोइंग टू मैच विद 3। देन इंफीरियर गुड्स का जो रिलेशनशिप होता है इनकम के साथ वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली जो हमारा कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, लेस देन 0, नेगेटिव होगा। सो इंफीरियर गुड्स हमारा मैच होगा, बी इज गोइंग टू मैच विद 4। देन लग्जरियस कमोडिटीज की बात करें तो यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होती है, सो सी इज गोइंग टू मैच विद 1। और नेसेसिटीज जो होती हैं उसकी जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो लेस देन 1 होती है बट ग्रेटर देन 0 होती है। लेस देन 0 तो नेगेटिव हो जाएगा, सो बिटवीन 0 एंड 1 होती है, सो डी इज गोइंग टू मैच विद 2। सो अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बनता है ऑप्शन 4। कोर्स की बात करें तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के सभी टाइप्स को डिटेल में एग्जाम्पल के साथ आपके साथ कवर किया गया है, तो मैं ये मान के चलती हूँ कि इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करने में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगला क्वेश्चन, income effect of a price rise is greater than its substitution effect in case of option 1 inferior goods, option 2 giffen goods, ऑप्शन 3 स्टेटस सिंबल गुड्स, ऑप्शन 4 पेरिशेबल गुड्स। तो यहाँ पे बोला गया है कि इनकम इफेक्ट ऑफ अ प्राइस राइज, यानी कि इनकम इफेक्ट ज्यादा है देन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, तो ऐसा गिफन गुड्स के केस में होता है। इनकम इफेक्ट जब ज्यादा होता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से तो ऐसा गिफन गुड्स के केस में होता है, जिसकी वजह से प्राइस इफेक्ट जो होता है वो नेगेटिव होता है गिफन गुड्स के केस में, राइट। और इंफीरियर गुड्स के केस में सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ज्यादा होता है इनकम इफेक्ट से और इसीलिए प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि इनकम इफेक्ट इज मोर देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तो ऐसा होता है गिफन गुड्स के केस में। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका बनेगा ऑप्शन 2। कोर्स में भी देखो छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सभी चीजें कवर्ड है आपके साथ, तो अगर आपने कोर्स की कवरेज अच्छे से की होगी ना तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए होंगे। देखो कितना क्लियरली मेंशन है कोर्स में, इंफीरियर गुड्स के केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज मोर देन द इनकम इफेक्ट एंड गिफन गुड्स के केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज लेस देन इनकम इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो दो स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है इफ फर्म्स आर डिस्प्रपोर्शनेटली पावरफुल द मार्केट लीडर मेक्स द फर्स्ट मूव एंड कैप्चर्स 2/3 ऑफ द मार्केट शेयर while the follower firms gets only a 1/3 of the market share। यानी कि अगर फर्म्स के पास इक्वल पावर नहीं है, किसी फर्म के पास ज्यादा पावर है और किसी के पास कम है, तो इस केस में जिसके पास ज्यादा पावर है, जिस पर्टिकुलर फर्म के पास ज्यादा पावर है, तो वो मार्केट लीडर कहलाई जाएगी। ठीक है, और वो मार्केट का 2/3 ऑफ द मार्केट शेयर कैप्चर करके रखेगी और अकॉर्डिंगली वो मार्केट पे डोमिनेंट प्रूव होगी। ठीक है ना, और जिसके पास कम पावर है उसके पास ऑफ कोर्स मार्केट शेयर भी कम होगा। ठीक है, और वो फॉलोअर कहलाया जाएगा और अकॉर्डिंगली उसे मार्केट लीडर की ही प्राइस पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे पार्शियल ऑलिगोपोली की बात की जा रही है। अगर आपने इसे प्रॉपरली इस स्टेटमेंट को डिकोड किया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि पार्शियल ऑलिगोपोली की बात हो रही है। पार्शियल ऑलिगोपोली क्या होता है, वो भी एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जहां पे एक लार्ज फर्म होती है जिसे मार्केट लीडर बोला जाता है। ठीक है, वो डोमिनेट करती है बाकी अदर फर्म्स पे, अदर फर्म्स फॉलोअर कहलाई जाती है और जो फॉलोअर्स होती है उन्हें प्राइस पॉलिसी वही फॉलो करनी होती है जो मार्केट लीडर ऑब्टेन करता है। ठीक है, और यही स्टेटमेंट में बोला गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ओलिगोपोलिस फर्म्स डू बेटर बाय कोऑपरेटिंग देन फॉलोइंग इट्स डोमिनेंट स्ट्रेटजी। सो ये बात भी बिल्कुल ठीक है, कॉपरेशन से जो ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर में जितनी फर्म्स होती हैं, ऑल फर्म्स, एवरी फर्म विल गेट बेनिफिटेड। तो कॉपरेशन जो होता है वो ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करता है देन द डोमिनेंट स्ट्रेटजी। सो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट बनती है। सो अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बनता है ऑप्शन 1।
और आपके साथ कोर्स में भी सभी टाइप्स ऑफ ऑलिगोपॉली डिस्कस की गई थी। प्राइस लीडरशिप के बेसिस पे भी पार्शियल ऑलिगोपॉली और फुल ऑलिगोपॉली दोनों टर्म्स कवर्ड है। तो अगेन सारी बात आती है कि आप एग्जामिनेशन में कितना एक्टिवली क्वेश्चन को डिकोड कर पाते हैं, रिलेट कर पाते हैं अपने पढ़े हुए कंसेप्ट से, उतने ही आसानी से क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाते हैं, क्योंकि पढ़ाया सब कुछ गया है, आपको सब कुछ पढ़ा हुआ होता है, बस घुमा फिरा के आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, which of the following explains downward slope of an ordinary demand curve? तो सिंपली आपसे यही पूछा जा रहा है, why does demand curve slopes downward? So first हमें given है income effect of a price change. So this is one of the reason for the downward slope of an ordinary demand curve. देखिए प्रोडक्ट के प्राइस चेंज होने पे कस्टमर की रियल इनकम इफेक्ट होती है और जिससे ऑटोमेटिकली डिमांड भी अफेक्ट करती है। नॉर्मल गुड्स का अगर प्राइस बढ़ेगा तो रियल इनकम जो है कंज्यूमर की वो कम हो जाएगी और जिससे डिमांड भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए प्राइस और डिमांड में आ गया ना नेगेटिव रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप, जिसकी वजह से डिमांड कर्व जो है हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज। ये भी वन ऑफ द रीजन है फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ एन ऑर्डिनरी डिमांड कर्व। टी के प्राइस बढ़ने से कॉफी की डिमांड ज्यादा हो जाएगी लेकिन टी की डिमांड कम हो जाएगी। तो यहाँ पे टी के प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, तो ये भी हमारा वन ऑफ द रीजन है डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ एन ऑर्डिनरी डिमांड कर्व। नेक्स्ट इज यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी की बात हो रही है। एक ही कॉमोडिटी को बार बार कंज्यूम करने पे कस्टमर उस प्रोडक्ट के लिए कम पे करना चाहेगा, यही होता है ना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, एंड बिकॉज ऑफ विच डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। ठीक है, और लास्ट हमें गिवन है risk averse behavior of consumer. So this is not one of the reason for the downward sloping of demand curve. So A, B, C forms your answer. So accordingly correct answer यहाँ पे हमारा बनता है ऑप्शन 3। और कोर्स में भी देखिए कितना क्लियरली आपके साथ डिस्कस किया गया था, व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। ये सभी डिमांड कर्व के डाउनवर्ड होने के रीजन है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, डिफरेंट यूजेस ऑफ अ कमोडिटी एंड साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। और उम्मीद करती हूँ कि आपने इस क्वेश्चन को भी इजिली हैंडल कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन का, दैट इज कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें पूछा गया है कि ये जो एक्सप्रेशन है आर ग्रेटर देन 1, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है। ऑप्शन 1 डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ऑप्शन 2 कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, ऑप्शन 3 नेगेटिव रिटर्न्स टू स्केल, ऑप्शन 4 है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। सो ये जो स्केल पैरामीटर है दैट इज ग्रेटर देन 1, दैट एग्जिबिट्स इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। सो अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बनता है ऑप्शन 4। तो इस कंसेप्ट को एमसीक्यूज के थ्रू आपके साथ काफी बार डिस्कस किया गया है। नोटेशंस, एक्सप्रेशंस, पूरा फॉर्मूला बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है। यहाँ पे देखिए हमने जो नोटेशन यूज किया है वो v है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे r कोफिशिएंट यूज करके पूछ लिया है, लेकिन मतलब हमारा जो होता है मीनिंग, जो इंटरप्रिटेशन है वो सब सेम है। अगर v इज इक्वल टू 1 है, r इज इक्वल टू 1 है तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है, अगर लेस देन 1 है तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, और अगर ग्रेटर देन 1 है तो इट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। आपको इस क्वेश्चन में इन डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपको एक फैक्टर दे दिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके बेसिस पे आपको इन डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होती है, इंफिनिटी होती है, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होती है, तो ये सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, देन मोनोपोली की बात करें तो मोनोपोली की जो डिमांड होती है वो लेस इलास्टिक होती है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की जो डिमांड होती है वो इलास्टिक होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास मोनोपोली आएगा क्योंकि लेस इलास्टिक है। परफेक्ट कंपटीशन तो मैंने बताया कि सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, मोनोपोली सबसे पहले आएगा, देन उसके बाद हमारे पास आएगा डिओपोली, क्योंकि जो डिओपोली है वो एक स्पेशल फॉर्म ऑफ ऑलिगोपोली है, बट डिओपोली में सेम इफेक्ट होता है इलास्टिसिटी का जैसा मोनोपोली में होता है। ठीक है, तो मोनोपोली के बाद आएगा डिओपोली, देन उसके बाद आएगा ऑलिगोपोली। ऑलिगोपोली में किंग डिमांड कर्व होती है बट डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है और वो इनइलास्टिक होती है। ठीक है, देन कम्स मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मैंने बताया कि यहाँ पर डिमांड जो होती है वो इलास्टिक होती है, हाईली इलास्टिक होती है, देन मोनोपोली। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ जो सीक्वेंस बनेगा वो होगा B, देन उसके बाद आएगा E, फिर उसके बाद आएगा D दैट इज ऑलिगोपोली, फिर उसके बाद आएगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दैट इज C, और सबसे लास्ट में आएगा A। सो अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर यहाँ पे बनता है आपका ऑप्शन 2।
कोर्स में भी देखो आपके साथ डिमांड कर्व के बेसिस पे मार्केट स्ट्रक्चर को डिस्कस किया हुआ है, तो उम्मीद करती हूँ कि इस क्वेश्चन को आपने हैंडल कर लिया होगा इजीली। प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए होता है एग्जामिनेशन में, बस क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए आता आपको सब कुछ होता है, बस उस टाइम पे आप क्वेश्चन को कैसे डिकोड करते हैं, इट ओनली मैटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे भी देखिए आपको डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, बट यहाँ पे जो आपको मार्केट स्ट्रक्चर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है उसके लिए आपको फैक्टर गिवन है प्राइसिंग पावर टू द फर्म्स। तो प्राइसिंग पावर आपको एक फैक्टर दे दी है जिसके बेसिस पे आपको डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर अगेन वही स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें सबसे कम पावर होती है, बिकॉज परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो फर्म्स होती है दे आर प्राइस टेकर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन आएगा और सबसे ज्यादा मार्केट पावर किस पे होती है, मोनोपोली के पास होती है, ठीक है। तो ये सबसे लास्ट में आएगा। तो ऑप्शंस, वो ऑप्शन जिसमें बी सबसे पहले यानी कि परफेक्ट कंपटीशन सबसे पहले है और मोनोपोली दैट इज डी सबसे बाद में, वो ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा। तो ऑप्शन 2 हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें सही आंसर दे रहे हैं, ठीक है ना। वैसे भी सीक्वेंस में अरेंज करके देख लेते हैं। तो इसके बाद मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आगे कुछ हद तक उसके पास कुछ हद तक कंट्रोल होता है प्राइस पे, ठीक है। फिर उसके बाद ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें तो इट हैज सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर द प्राइस। देन कम्स द ड्यूओपोली, फिर उसके बाद हमारे पास ड्यूओपोली आएगा और लास्ट में आएगा हमारे पास मोनोपोली, ठीक है। तो सीक्वेंस हमारा बनेगा सबसे पहले परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है। देन हमारे पास आएगा मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, फिर आएगा हमारे पास ओलिगोपोली, ठीक। देन हमारे पास आएगा ड्यूओपोली और लास्ट में आएगा मोनोपोली। सो अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर यहाँ पे बनता है ऑप्शन 2। और कोर्स में भी देखो हर एक फैक्टर को लेके मार्केट स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस कवर किए हुए हैं जिससे आपको बहुत इजी रहा होगा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। देखो कंट्रोल ओवर प्राइस के बेसिस पे भी आपको बताया हुआ है दैट मोनोपोली हैज टोटल कंट्रोल ओवर द प्राइस, oligopoly has significant control over the price, monopolistic competition has some control over the price and perfect competition has no control over the price। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की नेसेसरी कंडीशंस कौन सी हैं। आइडेंटिफाई द नेसेसरी कंडीशंस फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सो फर्स्ट हमें गिवन है देयर शुड बी इम्परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट। तो ये बिल्कुल सही है। देखिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन परफेक्ट मार्केट कंडीशंस में तो पॉसिबल नहीं है ना। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि सेम प्रोडक्ट के लिए कस्टमर से डिफरेंट प्राइस चार्ज करना, डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट प्राइस चार्ज करना, ठीक है। और ये तभी पॉसिबल है अगर कंपटीशन मार्केट में इम्परफेक्ट होगा। तो ये वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशन है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। नेक्स्ट है हमारे पास मार्केट्स मस्ट बी सेपरेबल, ये भी वन ऑफ द कंडीशन है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का। जो हमारी मार्केट है वो सेपरेबल होनी चाहिए तभी डिफरेंट प्राइस चार्ज किया जा सकता है, ठीक है। एंड मोर ओवर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो भी डिफरेंट होनी चाहिए डिफरेंट मार्केट्स में, ठीक है। तो ए बी डी आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और जो यहाँ पे सी में हमें गिवन है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स एंड इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द फर्म, दिस इज नॉट अ कंडीशन फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सो अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बनेगा ऑप्शन 4। और कोर्स में भी देखिए इवन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का टॉपिक काफी डिटेल में कवर्ड है आपके साथ, काफी डिटेल में सभी कंडीशंस को भी डिस्कस किया हुआ है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोली, सेपरेट मार्केट, नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द बायर्स, डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन डिफरेंट मार्केट। तो ये सभी कंडीशंस है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पे बेस्ड है। तो यहाँ पे आपको 3 कंडीशंस आइडेंटिफाई करनी है दैट अ फर्म मस्ट मीट टू प्रैक्टिस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। प्राइस डिस्क्रिमिनेट करने के लिए एक फर्म को कौन सी ऐसी 3 कंडीशंस प्रैक्टिस में लानी पड़ती हैं। सो सबसे पहले हमें गिवन है द फर्म मस्ट हैव सम कंट्रोल ओवर द प्राइस एंड द प्रोडक्ट। ये बिल्कुल सही बात है कि फर्म के पास कंट्रोल होना चाहिए प्राइस पे भी और प्रोडक्ट पे भी, तभी तो वो प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द फर्म मस्ट ऑपरेट इन द ग्रोथ फेज ऑफ इट्स प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। सो ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए। Then the markets in which products are sold must be separable, ये भी हमने देखा मार्केट सेपरेबल होनी चाहिए। So this is one of the condition to practice the price discrimination. Then है price elasticity of demand for the product must differ, ये भी हमने देखा कि price elasticity of demand different होनी चाहिए products के लिए different market में। So ये भी one of the condition है हमारी price discrimination को practice करने के लिए। और last given है हमारे पास the firm operates its plant at full capacity। So ये condition नहीं है price discrimination के लिए, right? So A, C, D ये 3 conditions है हमारे पास यहाँ पे that a firm must meet to practice price discrimination. So accordingly correct answer यहाँ पे बनता है option 2। और जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि सभी कंडीशंस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की आपके साथ कोर्स में बहुत अच्छे से कवर्ड हैं।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास मैच द फॉलोइंग का है। लिस्ट 1 में आपको डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फर्म्स गिवन है और लिस्ट 2 में आपको डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के नेम गिवन है और आपको बताना है कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव जो है बिजनेस फर्म का वो कौन से इकोनॉमिस्ट ने प्रोपाउंड किया है या एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव बिजनेस फर्म में कौन से इकोनॉमिस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशन रही है। सो सबसे पहले हमारे पास है लॉन्ग रन सर्वाइवल। लॉन्ग रन सर्वाइवल को हम सिक्योर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें हम बोलते हैं जिसका जो ऑब्जेक्टिव हमें कहता है कि फर्म का जो मोटिव है वो ये नहीं है कि मैक्सिमम प्रॉफिट्स गेन होना, उसका मोटिव ये है कि कांस्टेंट फ्लो ऑफ प्रॉफिट्स होने चाहिए ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि लॉन्ग रन सर्वाइवल होनी चाहिए, ठीक है ना। सो ये ऐसा किसने बोला है? प्रोफेसर रॉथशील्ड ने बोला है, ठीक है। सो ए इज गोइंग टू मैच विद 3, रॉथशील्ड KW। देन सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, ये तो बहुत इजी है, आपको आई होप ये पता ही होगा, ठीक है। प्रोफेसर बॉमोल ने प्रोपाउंड किया था सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव को। सो बी इज गोइंग टू मैच विद 4। नेक्स्ट है फर्म्स ग्रोथ रेट मैक्सिमाइजेशन। सो ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन को, इस ऑब्जेक्टिव को सबसे पहले व्यू किया था मिसेस पेनरोज ने और उसके बाद फुली डेवलप किया था रॉबिन मैरिस ने, ठीक है। सो सी इज गोइंग टू मैच विद 1, राइट। और लास्ट है हमारे पास मैनेजरियल यूटिलिटी फंक्शन मैक्सिमाइजेशन, इसके बारे में हमें बताया था ऑलिवर ई विलियमसन ने, ठीक है, जिसको हम मैनेजरियल डिस्क्रिशन थियरी भी कहते हैं। सो डी इज गोइंग टू मैच विद 2। सो अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बनता है ऑप्शन 3। और कोर्स में भी आपको मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ कितना क्लियरली हमने ऑब्जेक्टिव्स को समझा हुआ है और बताया भी हुआ है कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव कौन से इकोनॉमिस्ट ने प्रोपाउंड किया है। सो आई होप इस क्वेश्चन को भी आपने बहुत इजीली हैंडल कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सट्रीम केस ऑफ नॉन प्राइस कंपटीशन इन एन ओलिगोपॉली इज। इस क्वेश्चन को लेके काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन थी और इवन इसका आंसर भी जब सबसे पहले आया था यूजीसी ने गलत दिया था और बाद में फाइनल आंसर की में करेक्ट आंसर बताया था, तो कुछ को लग रहा था कि आंसर होगा ऑप्शन 2 जबकि करेक्ट आंसर था ऑप्शन 1। देखिए एक्सट्रीम केस आपसे पूछा है, यानी कि अनयूजुअल केस या हाई चांस वाला केस है, ठीक है, नॉन प्राइस कंपटीशन का इन एन ओलिगोपोली। अब नॉन प्राइस कंपटीशन का मतलब क्या होता है? जब फर्म्स अपने प्रोडक्ट को दूसरे के प्रोडक्ट से अलग करने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, जैसे डिफरेंट ऑफर्स प्रोवाइड कर दिए, डिफरेंट स्कीम्स प्रोवाइड कर दी, ठीक है। तो ऐसे केस में जो ओलिगोपोली फर्म्स होती हैं, ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर जो होता है, दे ट्राई टू फॉर्म द कार्टल्स, वो कॉपरेट करने की कोशिश करते हैं एक दूसरे के साथ ताकि एक साथ ज्यादा प्रॉफिट्स कमा सके, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पे जो एक्सट्रीम केस है नॉन प्राइस कंपटीशन का वो है फॉर्मेशन ऑफ कार्टल्स, क्योंकि बोला जाता है कि जो ओलिगोपोलिस्ट होते हैं दे अर्न हाईएस्ट प्रॉफिट्स इफ दे बैंड टुगेदर, यानी कि जब वो कार्टल्स फॉर्म कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हैं, दे बैंड टुगेदर, तो उस केस में दे कैन अर्न हाईएस्ट प्रॉफिट्स एंड दे कैन आल्सो एक्ट लाइक अ मोनोपोलिस्ट बाय रिड्यूसिंग आउटपुट एंड रेजिंग द प्राइस। सो अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बनेगा ऑप्शन 1। और कोर्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो नॉन प्राइस कंपटीशन और इवन जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर की, वो सभी डिटेल में आपके साथ डिस्कस की गई है कोर्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर अ डिक्लाइन इन प्राइस टोटल रेवेन्यू डिक्लाइंस इफ द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, टोटल आउटले मेथड से रिलेटेड, जो जिसके फाउंडर हैं प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। सो यहाँ आपसे पूछा गया है कि प्राइस में फॉल आ रहा है, ठीक है, प्राइस डिक्लाइन कर रहा है, टोटल रेवेन्यू भी डिक्लाइन कर रही है, तो ऐसे केस में प्रोडक्ट की डिमांड कैसी होगी? इन इलास्टिक होगी, इलास्टिक होगी, यूनिटरी इलास्टिक होगी या फिर जीरो इलास्टिक होगी? सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट हमारी इन इलास्टिक होगी। और अगर आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में नहीं आते एक बारी में, तो आप शेड्यूल के थ्रू, न्यूमेरिकल के थ्रू इसे सॉल्व करने की कोशिश किया करो, ठीक है ना। सो देखिए यहाँ पे कि प्राइस हमारा फॉल कर रहा है, ठीक है, टोटल रेवेन्यू भी हमारी फॉल कर रही है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो हमारी लेस देन 1 होगी, दैट इज इन इलास्टिक होगी। अगर प्राइस फॉल कर रहा है, टोटल रेवेन्यू हमारा कांस्टेंट है, तो ऐसे केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होगी, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक होगी। और अगर प्राइस फॉल करने पे टोटल रेवेन्यू हमारा इंक्रीज कर रहा है, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगी, दैट इज इलास्टिक होगी, ठीक है। सो यहाँ पे अगर प्राइस फॉल कर रहा है, टोटल रेवेन्यू भी डिक्लाइन कर रही है, दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, देन इन दैट पर्टिकुलर केस डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज इनइलास्टिक। सो करेक्ट आंसर हियर इज गोइंग टू बी ऑप्शन 1। और कोर्स में भी देखिए आपके साथ डिमांड इलास्टिसिटी को मेजर करने के सभी मेथड्स डिस्कस किए हुए हैं और ये टॉपिक तो वैसे भी एग्जामिनर का फेवरेट है, हर बार एक ना एक क्वेश्चन इसमें से देखने को मिल ही जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज एन इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू द ओरिजिन। आई होप ये प्रॉपर्टी तो आपको पता होगी कि जो इंडिफरेंस कर्व है इट इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ठीक है। सो आपको बताना है कि इंडिफरेंस कर्व के कन्वेक्स होने के इनमें से कौन से रीजंस हैं।
ठीक है, आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन यहाँ पे आइडेंटिफाई करने हैं। सो फर्स्ट हमें गिवन है इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट, तो ये वन ऑफ द प्रॉपर्टी है हमारे पास कि इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट, और इसका जो रीजन है वो है लॉ ऑफ मोनोटोनिक कंज्यूमर प्रेफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट है टू कमोडिटीज आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, सो ये वन ऑफ द रीजन है जिसकी वजह से इंडिफरेंस कर्व हमें कन्वेक्स देखने को मिलती है। ठीक, नेक्स्ट है डिक्लाइनिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये भी रीजन है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है, डिमिनिशिंग नेचर ऑफ मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसकी वजह से जो इंडिफरेंस कर्व है वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। ठीक है, और लास्ट हमें गिवन है डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, सो दिस इज नॉट द रीजन फॉर द इंडिफरेंस कर्व टू द कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ठीक है, सो बी और सी, दीज आर द टू रीजंस फॉर एन इंडिफरेंस कर्व टू बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे इवेंचुअली हमारा बनता है ऑप्शन 2। कोर्स में भी देखिए इंडिफरेंस कर्व की सभी प्रॉपर्टीज आपके साथ डिटेल में कवर्ड है विद रीजंस, तो उम्मीद करती हूँ कि इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करते हुए आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आई होगी। चलिए जी, अगला सवाल है, अ प्राइस सीलिंग बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफन लीड्स टू अ शॉर्टेज ऑफ द कमोडिटी एंड पॉसिबली ऑप्शन 1 ब्लैक मार्केटिंग, ऑप्शन 2 कमोडिटी ग्लट, ऑप्शन 3 इंक्रीज कंजम्पशन, ऑप्शन 4 प्राइस मैनिपुलेशन। देखिए क्वेश्चन में आपको बोल दिए कि प्राइस सीलिंग बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, या प्राइस सीलिंग का मतलब क्या होता है, द मैक्सिमम प्राइस दैट कैन बी चार्ज फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, और प्राइस सीलिंग सेट कहाँ की है, मैक्सिमम प्राइस सेट कहाँ की है, बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम प्राइस है हमारे पास। ठीक है, उससे नीचे हमने अपना जो प्राइस मैक्सिमम प्राइस है वो फिक्स किया है। ठीक, और वो कह रहे हैं कि प्राइस सीलिंग बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस लीड्स टू अ शॉर्टेज, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन द क्वांटिटी सप्लाइड। सो जब क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन द क्वांटिटी सप्लाइड होती है तो शॉर्टेज अकर होती है ना। व्हेन द मार्केट प्राइस इज नॉट अलाउड टू राइज टू द इक्विलिब्रियम लेवल, देन इन दिस पर्टिकुलर केस क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन द क्वांटिटी सप्लाइड, एंड इसीलिए शॉर्टेज अकर होती है, और शॉर्टेज अकर होने से देयर इज एन इमरजेंस ऑफ ब्लैक मार्केटिंग। ठीक है, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन 1। और देखिए इन दोनों टर्म्स को, प्राइस सीलिंग और इवन प्राइस फ्लोरिंग, ये दोनों टर्म्स आपके साथ सप्लीमेंट्री में भी डिस्कस्ड है, और टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस के थ्रू भी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है इन दोनों टर्म्स को, और आपको यहाँ पे क्लियर कट डिफरेंस बताया हुआ है कि मीनिंग क्या होता है, मार्केट कंडीशन कैसी होती है एक पर्टिकुलर केस में, क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपने इजिली अटेम्प्ट कर लिया होगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द कोर ऑफ कंज्यूमर्स रैशनैलिटी इंक्लूड्स। तो आपको यहाँ पे बताना है रैशनल कंज्यूमर में क्या खूबियां हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सो फर्स्ट हमें गिवन है होमोजीनियस एक्सपेक्टेशंस, तो ये तो गलत है क्योंकि एवरी कंज्यूमर हैज इट्स ओन एक्सपेक्टेशंस, अपना लाइफस्टाइल है, अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट है नॉन सेटिएशन, सो दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रैशनल कंज्यूमर। नॉन सेटिएशन का मतलब है द कंज्यूमर ऑलवेज वांट मोर। सेटिएशन वो पॉइंट होता है जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम यूटिलिटी अचीव हो जाती है, तो यहाँ पे लिखे नॉन सेटिएशन। नॉन सेटिएशन वो पॉइंट होता है जब मैक्सिमम यूटिलिटी अचीव नहीं होती है एंड द कंज्यूमर ऑलवेज वांट मोर ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंज्यूमर रैशनैलिटी। नेक्स्ट सेल्फिश मोटिव, ये भी कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी खूबी है। देखिए एक जो रैशनल कंज्यूमर होगा वो अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचता है, ठीक है ना, उसे अपने मोटिव्स को कंप्लीट करना है। सो दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट है क्लैरिटी ऑफ प्रेफरेंसेस, बिल्कुल एक रैशनल कंज्यूमर को अपने प्रेफरेंसेस की क्लैरिटी होती है कि पहले उसे क्या अचीव करना है। ठीक है, क्या वो प्रायोरिटाइज करता है, कौन सा मोटिव उसे पहले फुलफिल करना है, देन उसके बाद क्या करना है। ठीक है ना, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स की नॉलेज भी होती है। ठीक है, पोजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो मार्केट कंडीशन है उसकी इंफॉर्मेशन भी एक रैशनल कंज्यूमर को होती है। ठीक है, उसी के बेसिस पे वो वही कंज्यूम करता है जो उसको मैक्सिमम यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, जो उसके इंटरेस्ट को फुलफिल करता है। सो अकॉर्डिंगली बी, सी, डी एंड ई आर द कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द कोर ऑफ कंज्यूमर्स रैशनैलिटी। सो इवेंचुअली करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बनता है ऑप्शन 4। कोर्स में भी देखिए रैशनल कंज्यूमर के बारे में आपके साथ डिस्कस किया हुआ है वीडियो लेक्चर्स में। गाइस ये था हमारा डिस्कशन यूजीसी नेट 2021 एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस पे। हमने सभी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए जो बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थे। अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा हमारे यूजीसी नेट का जो सॉल्व्ड पीवाईक्यू का कोर्स है, सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो कोर्स है, उसके अंदर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और ये कोर्स आप हमारी वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं और इवन ऐप से भी परचेज कर सकते हैं।
So thank you friends, this is all about our today's discussion. अगर आज का सेशन आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब इट, और रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है कोर्स से जुड़ी हुई या आप हमसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर पे, और इवन कॉल के थ्रू भी अप्रोच कर सकते हैं। सो हियर आई एम साइनिंग ऑफ, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।